अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को इस मैडम के चैनल पे फ्लो ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, करंटली ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर किस तरह से काम कर रहा है और इसके अलावा फ्यूचर के अंदर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ से। इसके अलावा इनका जो सा टोकन है फ्लो टोकन, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे क्या इसने अपना जो सा ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $38 के लेवल के ऊपर, क्या इसकी प्राइस इस लेवल तक जा सकती है या नहीं जा सकती है। इसके अलावा इस वीडियो के एंड के ऊपर बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे करंट क्रिप्टो मार्केट किस तरह का रन दिखा रही है, ताकि आप लोग अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकें यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फ्लो ब्लॉकचेन के बारे में कि ये क्या है। तो फ्लो ब्लॉकचेन भी एक लेयर 1 की ब्लॉकचेन है जिसकी हिस्ट्री शुरू होती है 2017 के अंदर, कि जब एक्सियम ज़ेन जो कि कनाडा की एक कंपनी है, उन्होंने अपनी खुद की एक एनएफटी कलेक्शन बेस्ड प्ले टू अर्न गेम क्रिप्टो किटीज के नाम से इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च की थी। तो क्रिप्टो किटीज एनएफटी कलेक्शन की इतनी ज्यादा हाइप थी जब ये लॉन्च हुई थी और इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई थी इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर कि इथेरियम ब्लॉकचेन को ही हॉल्ट होना पड़ गया था। तो क्योंकि स्केलेबिलिटीज के इश्यूज काफी ज्यादा थे तब भी इथेरियम के ऊपर, और अभी भी हम लोग देखते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर स्केलेबिलिटी की काफी ज्यादा इशू है। तो इसीलिए एक्सियम ज़ेन कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेंगे और अपनी खुद की ब्लॉकचेन को वो लॉन्च करेंगे। तो इसीलिए 2018 के अंदर उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी डेपर लैब्स दी एनएफटी कंपनी के नाम से लॉन्च की, और फिर इस कंपनी ने अपनी खुद की जो सी ब्लॉकचेन है फ्लो ब्लॉकचेन, उसके ऊपर काम करना शुरू किया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन्होंने डिफरेंट क्रिप्टो रिलेटेड वीसीज के अंदर काफी ज्यादा फंडिंग करा इकट्ठी की। 2 साल तक ये लोग वीसीज करते रहे हैं और तकरीबन $600 मिलियन इन्होंने अब तक इकट्ठा कर लिया है। और इसके अलावा 2019 के अंदर इन्होंने अपनी जो सी ब्लॉकचेन है उसका टेस्टनेट लॉन्च किया, और फिर इसके बाद मई 2020 के अंदर बीटा मेननेट को लॉन्च किया, और फिर इसके बाद अक्टूबर 2020 के अंदर उन्होंने अपनी जो सी ब्लॉकचेन है फ्लो ब्लॉकचेन उसको प्रॉपर्ली लॉन्च कर दिया था। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि करंट जो सी फ्लो ब्लॉकचेन है वो हमारे सामने आई थी। तो 2020 अक्टूबर 2020 के अंदर ये ब्लॉकचेन लॉन्च हुई थी और तब से इसका जो सा मेन फोकस है वो एनएफटीज के ऊपर ही रहा है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अपना जो सा नाम भी रखा था कंपनी का नाम, वो डेपर लैब्स दी एनएफटी कंपनी के नाम से रखा था। तो शुरू से इस ब्लॉकचेन का जो सा मेन फोकस रहा है वो एनएफटी कलेक्शन के ऊपर ही रहा है, एनएफटीज के ऊपर ही रहा है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि मेन स्ट्रीम से रिलेटेड जो से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो सी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स की लीग्स हैं, कि जिसके अंदर फुटबॉल की लीग आ जाती है, जिसके अंदर रग्बी की लीग आ जाती है, इसके अलावा बास्केटबॉल की लीग्स आ जाती हैं, इन्होंने फ्लो ब्लॉकचेन को काफी ज्यादा पसंद किया और इस ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने अपनी एनएफटीज की कलेक्शन को लॉन्च किया था। अगेन कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर आगे जाके गाइड करता हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्लॉकचेन रही है शुरू से, कि जिसकी वजह से हम लोग देखते रहे हैं कि उन्होंने अपनी एनएफटीज की कलेक्शन को इस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया था। और क्योंकि इस ब्लॉकचेन का जो शुरू से मेन फोकस वो सिर्फ और सिर्फ एनएफटीज के मामले के ऊपर रहा है, तो अगर मैं आप लोगों को ऑल टाइम एनएफटीज का चार्ट भी दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लो ब्लॉकचेन अब आ गई है नंबर 4 के ऊपर, जो कि जब ये लॉन्च हुई थी तब इथेरियम के बाद इसका नंबर आता था, मतलब कि ये पहले नंबर 2 के ऊपर थी, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो सपोर्ट है वो रोनिन ब्लॉकचेन और फिर इसके बाद सोलाना ब्लॉकचेन ने ले लिया हुआ है। तो शुरू के अंदर अगेन इसकी काफी ज्यादा हाइप रही है, लेकिन अब अपने कंपेटिटर से काफी ज्यादा पीछे चल रही है। इसकी क्या रीजन है अगेन उसके बारे में वीडियो के अंदर आगे जाके आप लोगों को गाइड करता हूँ, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छा साइन है कि अभी भी ये टॉप 5 ऐसी ब्लॉकचेन्स के अंदर आ रही है एनएफटीज के मामले में, कि जिसके अंदर काफी ज्यादा सेल्स वॉल्यूम अभी भी हम लोगों को नजर आता है। तो ये थी वो ब्लॉकचेन के जिसके अगेंस्ट शुरू से काफी ज्यादा हाइप रही थी, और इसकी वजह से मेन स्ट्रीम जो से प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्लॉकचेन ये रही है। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा ऐसे जो से रियल टाइम स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेनली प्रोजेक्ट्स जो कि अपनी एनएफटीज की कलेक्शन को लॉन्च करना चाहते हैं, वो या तो फ्लो के ऊपर जाते हैं या वो एल्गोरांड ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं। तो अगेन क्योंकि इनका जो मेन फोकस शुरू से वो सिर्फ और सिर्फ एनएफटीज के ऊपर रहा है और इसके अलावा गेमिफाई प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहा है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी के इश्यूज बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। और इसलिए जो सी ब्लॉकचेन है ये अभी भी तकरीबन 100 ट्रांजैक्शन पर सेकंड को कंट्रोल कर सकता है। तो किस तरह से ये काम करता है, अब अगर उसके ऊपर बात करते चले तो ये जो सी ब्लॉकचेन है ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर काम कर रही है। मतलब कि जो से डेलीगेटर्स हैं और वैलिडेटर्स हैं वो फ्लो टोकन को बाय करके स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं, ताकि इस ब्लॉकचेन को सिक्योर और स्केलेबल बनाया जा सके। तो किस तरह से ये काम कर रहे हैं अगर उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सो फार तकरीबन 448 वैलिडेटर नोड्स इनके ऑनलाइन है और तकरीबन 44,000 से ज्यादा इनके डेलीगेटर नोड्स ऑनलाइन है। तो क्योंकि काफी ज्यादा इनके नोड्स प्रोवाइडर यहाँ पर मौजूद हैं, अगेन 448 वैलिडेटर हैं, 44,000 डेलीगेटर्स है, तो काइंड ऑफ एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन ये हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है।
अब अगर बात करते चलें कि जो सी वैलिडेटर नोड्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाले ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है, किस तरह से नया ब्लॉक ऐड होता है फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर, अगर उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो इन्होंने अपने इन 448 वैलिडेटर नोड्स को आगे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो कौन कौन सी वो नोड्स हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। तो सबसे पहला जो सा नोड्स है वो है कलेक्शन का नोड्स। तो कलेक्शन नोड्स क्या करते हैं कि फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको वो कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद जो है अगले नोड प्रोवाइडर है मतलब कि कंसेंसस नोड वहां तक उसको भेज देते हैं। तो कंसेंसस नोड क्या करते हैं कि वो जो सा फ्लो है ट्रांजेक्शन का फ्लो के मतलब कि कौन सा वाला ट्रांजेक्शन कर रहा है, कितनी ट्रांजेक्शन कर रहा है, किस वॉलेट तक कर रहा है, वो सारी की सारी जो सी डिटेल्स है वो कंसेंसस नोड देखते हैं और ये देखने के बाद वो जो सा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं एग्जीक्यूशन नोड को। और एग्जीक्यूशन नोड्स के ऊपर सारा का सारा काम होता है मतलब कि ये वाले जो से नोड्स प्रोवाइडर हैं ये सारी की सारी जो सी ट्रांजेक्शन है उनको वैलिडेट करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद वो आगे वेरिफिकेशन नोड्स के तक उस जो सी ट्रांजेक्शन है उसका इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। और जो सी वेरिफिकेशन नोड्स प्रोवाइडर होते हैं उनका मेन काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उन्होंने ये देखना होता है कि क्या एग्जीक्यूशन नोड्स सही तरह से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। बस ये देख के वो जो सी ट्रांजेक्शन है उनको कंफर्म कर देते हैं और एक इस तरह से एक नया जो सा ब्लॉक है वो फ्लो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है। तो इस तरह से अगेन इन्होंने अपने जो से वैलिडेटर नोड्स हैं उनको 4 नोड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और इसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जो सी ट्रांजेक्शन है वो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ट्रांजेक्शन है। और क्योंकि अगेन 448 नोड प्रोवाइडर जो है वो करंटली यहाँ पर ऑनलाइन है तो 448 को इन लोगों ने फर्दर आगे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया तो तकरीबन ये 112 नोड्स बनते हैं यहाँ पे पर नोड्स प्रोवाइडर। तो क्योंकि 112 नोड्स प्रोवाइडर हैं तो इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है खैर 51% अटैक का खतरा, लेकिन फिर भी 51% अटैक अगर किसी ने करना है फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर तो काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो अगर तो किसी के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो उतने ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे और फिर फ्लो ब्लॉकचेन हैक करे 51% अटैक करे ताकि इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको मैनिपुलेट किया जा सके, तो काफी ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा आसान भी नहीं है इस ब्लॉकचेन को हैक करना या इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जैसे ट्रांजेक्शन है उनको मैनिपुलेट करना। तो इस तरह से जो सी ब्लॉकचेन है वो काम कर रही है। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस है और फिर उन्होंने अपनी वैलिडेटर नोड्स को भी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके ये जो सी ब्लॉकचेन है ये करके हम लोग को यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देती है। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले इनके इकोसिस्टम के बारे में तो इनके इकोसिस्टम के ऊपर आप लोगों को सबसे ज्यादा जो सी डेप्स या सबसे ज्यादा जो सी प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे वो या तो एनएफटी से रिलेटेड होंगे या वो गेमीफाई प्रोजेक्ट वगैरह होंगे। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गाइड कर दिया है कि एनएफटीज की और गेमीफाई प्रोजेक्ट्स की फेवरेट ब्लॉकचेन रही है ये सील हम देखते हैं कि ज्यादातर जो सी प्रोजेक्ट्स बने हैं मतलब कि टोटल 473 प्रोजेक्ट्स बने हैं यहाँ पे फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन उन 473 में से सबसे ज्यादा जो से प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो एनएफटीज के प्रोजेक्ट्स हैं या वो गेमीफाई के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे टैब रिडार के ऊपर भी जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा मेनली कलेक्टिबल्स गेम्स या आगे जाके अगर आप लोग देखेंगे तो फिर डीफाई या एक्सचेंजेस वगैरह के डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वगैरह जो सी उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पे भी नजर आएंगे। और मेनली जो सी आप लोगों को यूसेज नजर आएगा कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर या किस कलेक्टिबल्स को सबसे ज्यादा लोगों ने यूज किया है, तो वो इनके एनएफटीज की कलेक्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एनबीए टॉप शॉट। तो एनबीए टॉप शॉट को सबसे ज्यादा लोगों ने यूज किया है और अगेन यही इसका जो सा मेन यूज केस है इस ब्लॉकचेन का एनएफटी से रिलेटेड। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि कौन से मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स ने इस ब्लॉकचेन को यूज करते हुए अपनी एनएफटीज की कलेक्शन को लॉन्च किया है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें शामिल है एनबीए, वही एनबीए टॉप शॉट के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे गाइड किया है। तो एनबीए आप लोगों को पता है कि ये अमेरिकन बेस्ड बास्केटबॉल की सबसे बड़ी लीग है दुनिया के अंदर और बहुत ज्यादा देखी जाती है, ये बास्केटबॉल की सबसे बड़ी लीग है ये। तो अगर किसी ने बास्केटबॉल से रिलेटेड जो सी एनएफटीज की कलेक्शन है उसको बाय करना है, उसकी ट्रेडिंग वगैरह करनी है, तो ये nbatopshot.com जो सी वेबसाइट है वो इसके ऊपर आके अपना जो सा वॉलेट है फ्लो ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट को कनेक्ट करता है, फिर यहाँ से फ्लो के अंदर पेमेंट करके इनकी जो सी एनएफटी कलेक्शन है उसको वो बाय करता है। तो अगेन इसकी काफी ज्यादा हाइप रही है जो कि अभी तक कंटिन्यू है। और फिर इसके अलावा एनएफएल जो कि अगेन अमेरिकन बेस्ड रग्बी की लीग है उसको उन्होंने भी अपनी जो सी एनएफटी कलेक्शन है वो फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया। और फिर इसके अलावा ला लीगा जो कि स्पेनिश फुटबॉल की लीग है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फुटबॉल लीग है दुनिया की, उन्होंने भी अपनी जो सी एनएफटी की कलेक्शन है वो फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च की हुई है। तो मेन स्ट्रीम जो से प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो से प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ये मोस्ट फेवरेट ब्लॉकचेन रही है। और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि ये मेन
स्ट्रीम रेडी ब्लॉकचेन है। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि मेन स्ट्रीम पे जो से प्रोजेक्ट्स हैं, जो से स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली, उन्होंने बस इस ब्लॉकचेन के ऊपर आना है। इनकी जो सी टीम है उन्होंने ऑलरेडी काफी ज्यादा कोडिंग वगैरह की हुई है डेवलपमेंट के अंदर, और फिर इसके बाद उन्होंने बस आना है इस ब्लॉकचेन के ऊपर अपने जो से थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह को चेंज करना है, क्योंकि मेनली कोडिंग वगैरह हुई पड़ी है, बस उसको चेंज करना है और चेंज करके अपनी जो सी एनएफटीज की कलेक्शन है इस ब्लॉकचेन के ऊपर उसको लॉन्च कर देना है। और उसके अलावा वो लोग अगर अपनी वेबसाइट भी बनाना चाहें, जैसे यहाँ पे topshot.com इन्होंने अभी अपनी वेबसाइट बनाई है, वो लोग भी अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट को बनाते हुए वो लोग अपनी जो सी एनएफटीज की कलेक्शन है वो इसके ऊपर लॉन्च करते रहते हैं। तो अगेन इसके ब्लॉकचेन का जो सा मेन फोकस और इनके इकोसिस्टम के ऊपर भी अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को सिर्फ एनएफटीज की कलेक्शन या गेमिफाई के जो से प्रोजेक्ट्स हैं वही आप लोगों को यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये है इनका इकोसिस्टम। अगर आगे चलते चले बात करते चले इनके टीम मेंबर्स के बारे में, तो इनके टीम के ऊपर आप लोगों को मेनली जो से बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है मेन स्ट्रीम के ऊपर, वेब 2 के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो वाले लोग नजर आएंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके सीईओ वो है, और यहाँ पे रोहम, तो रोहम का जो सा मेन इन्फ्लुएंस है वो वेब 2 के प्रोजेक्ट्स के साथ और स्पोर्ट्स लीग के साथ काफी ज्यादा रहा है। और इसी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंट स्पोर्ट्स लीग है जिसके अंदर, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को गाइड किया कि एनबीए आ जाती है, एनएफएल आ जाती है और ला लीगा आ जाती है, उन्होंने अपनी जो सी एनएफटी की कलेक्शन है वो फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च की हुई है। तो ये एक काफी अच्छा साइन है कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों को इन्होंने अपनी टीम के अंदर ऐड किया हुआ है, और यही टीम मेंबर्स करंटली इस ब्लॉकचेन को मेनली लेके चल रहे हैं। और इसी वजह से अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट एनएफटी से रिलेटेड उनसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपनी एनएफटी की कलेक्शन को लॉन्च करना चाहते हैं, वो फ्लो ब्लॉकचेन को भी काफी ज्यादा देखते हैं और फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर भी वो लोग काम वगैरह करते रहते हैं। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले इनके कंपेटिटर्स के बारे में, तो इनके जो से मेन कंपेटिटर्स हैं वो लेयर 1 की जितनी भी ब्लॉकचेन्स है कि जिसके अंदर इथेरियम आ जाता है, रोनिन आ जाता है, सोलाना आ जाता है, इसके अलावा कार्डानो और बाइनेंस वगैरह आ जाते हैं, वो सब की सब इस ब्लॉकचेन की डायरेक्ट कंपेटिटर है। और उसके अलावा पॉलीगॉन जो कि एक लेयर 1 की ब्लॉकचेन तो नहीं, ये एक साइड लेयर की ब्लॉकचेन है, ये भी एक डायरेक्ट कंपेटिटर है फ्लो ब्लॉकचेन का, क्योंकि पॉलीगॉन का अगर आप लोग देखेंगे पिछले 30 दिनों के अंदर एनएफटी का सेल्स वॉल्यूम तो वो फ्लो ब्लॉकचेन के मामले में काफी ज्यादा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पॉलीगॉन मैटिक भी एक डायरेक्ट कंपेटिटर है यहाँ पे फ्लो ब्लॉकचेन का एनएफटीज के मामले में। और इसके अलावा बाकी की जो सी लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, इथेरियम, सोलाना, इसके अलावा बाइनेंस वगैरह, वो उनकी हाइप और उनका जो सा यूज केस है और उनकी जो सी एडॉप्शन है वो एज कम्पेयर टू फ्लो काफी ज्यादा है, क्योंकि एक तो उस ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटीज की कलेक्शन को लॉन्च करना भी काफी ज्यादा इजी है, और एज कम्पेयर टू फ्लो उसका एडॉप्शन इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उन ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्स की जो सी इंटीग्रेशन है और डेप्स का जो सा लॉन्च होना है वो फ्लो ब्लॉकचेन के मुकाबले में काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्स वगैरह लॉन्च नहीं हो रही है, बिल्कुल डेप्स वगैरह लॉन्च हो रही है यहाँ पे फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर वो काफी ज्यादा कम है। मतलब कि इनका जो से एडॉप्शन है, इस ब्लॉकचेन की एडॉप्शन वो मेनली एनएफटीज के मामले में है, और उस मामले में भी इस ब्लॉकचेन की जो सी जगह है वो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स ने अब ले लिया है यहाँ पे। तो कंपेटिटर्स के मामले में अगर देखा जाए तो इनके जो से कंपेटिटर्स हैं उनकी एडॉप्शन भी ज्यादा है और उनकी हाइप भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लो। तो अगर फ्लो ने अपनी हाइप को ज्यादा करना है तो इसके लिए उनको जरूरत है कि वो दोबारा से किसी बड़े मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप करे, और अगर कोई दोबारा से बड़ी जो से मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर कोई भी स्पोर्ट्स लीग आ जाती है, कोई भी बड़ी स्पोर्ट्स लीग, वो अगर अपने अपने एनएफटी की कलेक्शन को दोबारा लॉन्च करता है फ्लो के ऊपर, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इनकी हाइप दोबारा से ज्यादा होगी, और फिर इनका जो सा टोकन है फ्लो टोकन वो एक बार दोबारा से हम लोग को काफी अच्छा पंप लेता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो अगेन एज कम्पेटिटर फ्लो का जो सा यूजेज है वो काफी ज्यादा कम है, और इस चीज को भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले इनका जो सा टोकन है फ्लो टोकन, उसके बारे में, उसके टोकनोमिक्स और उसके यूज केसेस के बारे में। सबसे पहले टोकनोमिक्स के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसकी टोटल सप्लाई के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन मैक्स सप्लाई के बारे में इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ, जो कि ये बात जाहिर करिए कि ये वाला जो सा टोकन है ये एक इन्फ्लेशनरी टोकन है, और हर साल तकरीबन 2% नया फ्लो टोकन जो है वो इनकी मार्केट के अंदर टोटल सप्लाई के अंदर, सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर ऐड होता है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि जो सा टोकन है ये एक इन्फ्लेशनरी टोकन है, मतलब कि वक्त के साथ साथ इसकी जो सी टोटल सप्लाई है वो ज्यादा होती जा रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो तकरीबन $38 के लेवल के ऊपर बनाया, और अब ये $38 से काफी ज्यादा नीचे चल रहा है, मतलब कि $1.06 के ऊपर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 95-96% तक इसकी जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे भी गई थी, और अभी भी तकरीबन ये 92% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है। बात करते चले इनके यूज केसेस के बारे में, तो फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके अंदर जो से भी कैश फीस की डिडक्शन होती है वो फ्लो टोकन के ऊपर होती है, और फिर इसके अलावा फ्लो इकोसिस्टम के अंदर
बिटकॉइन का टोटल जितना भी इकोसिस्टम है उसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शंस वगैरह होती हैं वो फ्लो टोकन के अंदर होती हैं, जितनी भी पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो फ्लो टोकन के अंदर होती हैं। और फिर उसके अलावा इस टोकन को आप लोग स्टेकिंग के ऊपर लगा के इनके डेलीगेटेड नोड प्रोवाइडर या वैलिडेटेड नोड प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। तो काफी ज्यादा यूज केस है इनके टोकन का इनके इकोसिस्टम के अंदर। अब अगर आगे चलते चले बात करते करते चले इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस, तो करंटली आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से ट्रेड हुआ था $1.04 के ऊपर। और प्रीवियसली जब मैं इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करता था तो बहुत ऊपर इसका एक सपोर्ट लेवल था कि जिसको इसने काफी अर्से से तोड़ दिया हुआ है। तो अब इसके ऊपर नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आते हैं ताकि हम लोग बाद में इजीली इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले। तो करंट जो सा सपोर्ट लेवल है फ्लो का वो है तकरीबन $1.04 के ऊपर, और करंट जो सा इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $1.06 के ऊपर, और उसके बाद इसका मेन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $1.08 के ऊपर। और अगर इसकी प्राइस ऊपर भी चले जाती है तो ये वाले सारे लेवल्स ऐसा मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे फ्लो टोकन के लिए। और हम लोग देखेंगे कि अगर इसकी प्राइस इन लेवल्स तक जाती है तो इन लेवल्स के एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करते हुए इसकी प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ हम लोगों को बाउंस बैक करती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये सारे हो गए इसके रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर इसके सपोर्ट लेवल्स की बात कर लीजिए तो अगेन करंट सपोर्ट लेवल है तकरीबन $1.04 के ऊपर। अगर $1.04 से इसकी प्राइस नीचे आ जाती है तो तकरीबन $1 तक का जो सा लेवल है $1.01 तक का लेवल ये काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे फ्लो टोकन के लिए। तो $1 का लेवल एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी बनता है, और उसके अलावा एक प्रीवियसली भी ये हम लोगों ने देखा है कि काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे ये वाला लेवल काम करता है यहाँ पे फ्लो टोकन के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली $1 से हम लोग इसकी प्राइस है उसको काफी अच्छा पंप बैक लेता हुआ देखेंगे ऊपर की तरफ। तो ये सारे के सारे लेवल्स ऐसा मेन सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे फ्लो टोकन के लिए। अब अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस को अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की आ रही है $1.044 के ऊपर। तो अगर इसकी जो करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $1.044 से अब बंद हो जाती है तो हम लोग इसकी प्राइस को थोड़ा बहुत पंप बैक करता हुआ देखेंगे, और $1.05 या $1.06 के लेवल तक इसकी वैल्यू हम लोग को डेफिनेटली तौर पे आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखेंगे तो लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इस लेवल के ऊपर इसने अपना एक लोअर लो और यहाँ पर इसने अपना एक लोअर हाई बनाया हुआ है। तो अब इस टोकन ने दोबारा से हम लोगों को लोअर लोस और लोअर हाई वो बनाना शुरू कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे तकरीबन 1.055 या 1.056 की वैल्यू हम लोग को दोबारा से नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, और चांसेस है कि हम लोग इसकी प्राइस को अगले चंद घंटों के अंदर या अगले 1 से 2 दिन के अंदर इसका जो सा मेन सपोर्ट लेवल है $1 वहां तक इसकी प्राइस को भी आता हुआ देखें। तो सबसे पहले करंट एंट्री पॉइंट के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूं तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे फ्लो टोकन के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $1.04 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1.06 के ऊपर। इस तरह से काफी एक शॉर्ट प्रॉफिट आप लोगों का जनरेट होगा। इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है तो उसके बारे में प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर दिया है कि इकोसिस्टम एक काफी अच्छा इनका इकोसिस्टम है, हाइप भी काफी ज्यादा रही है इस प्रोजेक्ट की, लेकिन अब इतनी ज्यादा हाइप नहीं है, और इसके कंपेटिटर्स की जो हाइप है वो काफी ज्यादा है इसके मुकाबले में। तो मेन चीज यही डिपेंड कर रही है कि एक बड़ा मेन स्ट्रीम का जैसा प्रोजेक्ट है वो अपनी एनएफटी कलेक्शन को लॉन्च करे फ्लो के ऊपर, और इसकी अडॉप्शन जो है वो ज्यादा हो। तो अगर तो इसकी अडॉप्शन ज्यादा होती है, और अगर एक मेन स्ट्रीम कि कोई भी स्पोर्ट्स लीग जो है वो अपनी एनएफटी कलेक्शन को अगर लॉन्च कर देता है यहाँ पे फ्लो ब्लॉकचेन के ऊपर, तो फिर हम लोग इसकी जो से टोकन है उसको काफी अच्छा पंप लेता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को $2-3 के लेवल तक भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर आप लोगों ने इसके ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं, आप लोगों का फैसला है। लेकिन अगर आप लोगों का फैसला है कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को $1 के लेवल के ऊपर या $1 के करीब करीब मिल जाती है तो फिर आप लोग इसके ऊपर भी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर लें, और फिर अगले 1 से 2 साल के अंदर आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे फ्लो के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो बिटकॉइन करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ है $30,200 के ऊपर, और प्रीवियसली $29,400 के लेवल को इसने एज अ सपोर्ट के तौर पर टेस्ट किया, और वहां से इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है। और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को भी ऑन करके देखें तो ये काफी अच्छा साइन है कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पर टेस्ट करते हुए इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक की है, और अब दोबारा से यहाँ पर ये एक हायर हाइस एंड हायर लोस का जो सा कॉम्बिनेशन है वो बनाता हुआ हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगेन ये भी एक काफी अच्छा साइन है कि जो सी प्राइस है वो अपनी तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन से अब दोबारा से ऊपर आ चुकी है। इसकी 20 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है $30,070 के ऊपर।
तो $30,000 का लेवल तो साइकोलॉजिकली भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और क्योंकि इसकी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है, तो उस लेवल से हम लोग इसकी वैल्यू को ऊपर की तरफ ही बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। और मेनली ये अभी तक हम लोग को उसी तरह से साइड बाय साइड रन दिखा रहा है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। तो अभी भी हम लोग देखेंगे इसका जो सा मेन शॉर्ट सपोर्ट लेवल है वो $30,000 के ऊपर है, करंट जो सा मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो $30,500 के ऊपर है। और अगर फंडामेंटली कोई अच्छी या बुरी डेवलपमेंट नहीं होती है तो मेनली हम लोग को इसी लेवल के अंदर ट्रेड होता हुआ हम लोग को दिखाई देगा बिटकॉइन यहाँ पे। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम की जो सी प्राइस है वो हम लोग को उसी कंसोलिडेशन लेवल जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था वहीं पर ही ट्रेड हो रहा है। इसका एक शॉर्ट जो सा सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $2,070 से लेकर $2,065 तक, और इसका जो सा मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $2,130 के लेवल के ऊपर, और अभी तक ये इसी को एज अ मेन रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो अभी मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसकी जो सी प्राइसेस को तकरीबन $2,070 के लेवल तक आता हुआ देखेंगे, और वहां से इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी, और मेनली इथेरियम की वैल्यू भी हम लोग को इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखाती हुई नजर आएगी। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन के ऊपर। बट इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को मेनली फ्लो ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करना था, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे फ्लो के ऊपर। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।